हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं हम। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट नंबर 9 है। तो आज हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती एंड आर.एस. माच की। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले ये प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो ये स्लाइड्स में पिछले पार्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी कनेक्टिविटी बन पाएगी। एंड आज हम जो देखेंगे वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। मतलब ये वाले जो है सारे पार्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं। तो दयानंद सरस्वती कौन थे एंड आर.एस. माच कैसे फॉर्म हुआ वो देखेंगे। तो ये जो आर.एस. माच मूवमेंट था ये एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। ये एक तरह से रिजल्ट था रिएक्शन किस चीज़ों पे, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे उनके ऊपर। इनको फाउंड किसने किया था, जैसे नाम सजेस्ट कर ही रहे हैं कि दयानंद सरस्वती, जिनका जो असली नाम था वो था मूलशंकर, ठीक है। ये जो बोर्न हुए थे वो गुजरात में हुए थे। ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ओल्ड मोरवी स्टेट में, ठीक है। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने मतलब 15 साल तो ना इन्होंने, जैसे बुद्धा ने नहीं सच्चाई की खोज करने के लिए काफ़ी अपने साल जो है वो वॉन्डर किया था, वैसे इन्होंने क्या किया था, सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए इन्होंने अपनी एस्थेटिक लाइफ जो है वो बिताई थी 15 साल के लिए। और फर्स्ट आर.एस. माच जो है वो इन्होंने कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर जो है वो फॉर्म किया था 1875। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा किया था। लेटर जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके लाहौर में शिफ्ट कर दिए गए थे समाज के, ठीक है। पहले बॉम्बे में इसको एस्टेब्लिश किया था। तो दयानंद के जो व्यूज़ थे, उन्होंने जो अपनी फेमस वर्क जो उन्होंने पब्लिश किया, जो उनका काम था उसमें किसमें लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसका वर्क है, फेमस वर्क है। तो ये दयानंद सरस्वती का है, आपको यह याद रखना है। तो इनके इसके अंदर क्या बोला था कि हमें क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी जो है वो बनानी है, कास्टलेस एंड क्लासलेस, ठीक है। और इंडिया को जो है वो यूनाइट करके रखना है एंड फॉरेन रूल से जो है हमें इसको फ्री करवाना है। ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई। तो विद द आर्यन रिलीजन बीइंग द कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल, तो वो हमारा कॉमन रिलीजन होगा। एंड ही टुक द इंस्पिरेशन, इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, वेदास से। एंड उनको क्या कंसिडर किया, इंडियाज रॉक ऑफ एजिस। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने वेदास को इंडियाज रॉक ऑफ एजिस बोला। तो दयानंद सरस्वती का आपको नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये एक तरह से ट्रू ओरिजिन सीड है किसका, हिंदुइज्म का। और बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू वेदास जो स्लोगन है वो किसने दिया, वो भी इन्होंने दिया था। एंड इन्होंने जो है अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली, वेदांता से। और इनके जो टीचर थे ना वो खुद एक ब्लाइंड टीचर थे, ठीक है। और इनके टीचर का नाम भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका नाम था स्वामी विराजानंद, ठीक है। कहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, मथुरा के अंदर। तो विराजानंदा, स्वामी विराजानंदा थे, इन्होंने अपनी जो है वो एजुकेशन ली थी और वो ब्लाइंड थे एंड मथुरा में वो इन्हें पढ़ाते थे, ठीक है। अलोंग विद हिज एम्फसाइज ऑन द वैदिक थ्योरिटी, उसके साथ साथ इन्होंने किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया, स्क्रिप्चर्स एंड एवरी पर्सन हैज़ राइट टू असेस द गॉड, सबको अधिकार है कि भगवान को कैसे हमें पाना है। एंड इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि जो हिंदू रिलीजन है, पुरानास वगैरह ये हैं, इन सब से हमें मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। जो बैड इविल्स है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, आइडोलेट्री हो गया, बिलीफ इन मैजिक, जैसे काला जादू वगैरह होता है, इन सबको जो है इन्होंने इनका खंडन किया। चार्म्स हो गए, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइसेस, जैसे बकरे की बलि चढ़ाना है एंड ऑल, ये सब इन चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। टैबू ऑन द सी वोयाजेस, जैसे कि मतलब अगर आप समुंदर पार करके बाहर चले जाओगे तो रिलीजन आपका नष्ट हो जाएगा, ऐसा पहले बिलीव था। इन सब पे भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ दिया। एंड फीडिंग द डेड थ्रू द श्राद्स, आपने देखा होगा कि जब मतलब किसी के घर में जैसे पूर्वज जो होते हैं वो मर जाते हैं तो पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, ठीक है, उनको खिलाना। तो ये सब
चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दयानंद ने फिर आगे चल के चतुर्वर्ण सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रेटिफिकेशन जो बनी हुई है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी सोसाइटी से जब हटेंगी तभी हमारी सोसाइटी जो है इक्वल सोसाइटी बन पाएगी, इक्वली सबको सम्मान मिल पाएगा। तो जो समाज था उसके अंदर जैसे कि मैरिज थी जो कि बहुत जल्दी कर दी जाती थी लड़कियों की या लड़कों की भी, तो इन्होंने फिक्स कर दिया, ये जो समाज था, आर्य समाज था, इन्होंने 25 ईयर्स तो बॉयज़ की एज रख दी और उधर से 16 ईयर्स। ये पूछा जा सकता है कि समाज के द्वारा एज क्या क्या रखी गई बॉयज़ एंड गर्ल्स की मैरिज के लिए, तो 16 साल लड़कियों के लिए, 25 साल जो है वो लड़कों के लिए रखी गई। तो स्वामी वंस लैमिनेटेड द हिंदू रेस एज द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन, और इंटरकास्ट मैरिजेस, विडो रीमैरिजेस, इनके ऊपर भी इन्होंने एनकरेज दिया। ठीक है, उसके बाद इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए वुमेन को, ये भी इस समाज की डिमांड थी। और समाज ने, ये जो आर्य समाज था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे फ्लड्स, फेमाइन, अर्थक्वेक वगैरह आते थे, डिज़ास्टर्स होते थे, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि कैसे हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एंड न्यू डायरेक्शन दी एजुकेशन में पहले ही बताया, वुमेन्स एजुकेशन पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, डीएवी स्कूल्स आपने देखे होंगे, हर जगह पर डीएवी स्कूल आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। टाउन में आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं उनमें भी आपको डीएवी कॉलेज आपको वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको एक तो पता होनी चाहिए, क्योंकि दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स इनको बोला जाता था। पहला डीएवी स्कूल जो है वो आपका बना था लाहौर के अंदर 1886 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये सारे पता होने चाहिए। तो इसमें डीएवी कॉलेजेस में क्या होता था, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया जाता था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने भी जो है वो गुरुकुल स्टार्ट किया, कहाँ पे, हरिद्वार में 1902 में। किस फ्रेमवर्क पे, जैसे पहले गुरुकुल्स होते थे ना, बहुत पुराने समय में गुरुकुल्स होते थे जहाँ पे जो है बच्चे वहीं पे ही रहा करते थे। ठीक है, वही उसी ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के ऊपर स्वामी श्रद्धानंद ने जो है वो गुरुकुल, ठीक है, हरिद्वार में कहाँ पे 1902 में जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, दयानंद जो है क्रिटिसाइज करते थे हिंदू बिलीव्स को, जो कि माया में, मतलब पैसे में बिलीव करता है, एंड ऑल फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ एज स्ट्रगल टू अटेन द मोक्ष, मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ेगा अगर आपको मोक्ष चाहिए लाइफ के अंदर, इसके ऊपर भी एम्फोसाइज किया। एंड इविल्स को हटाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें भगवान को पाना है तो। एंड इंस्टेड ही एडवोकेटेड दैट द गॉड, सोल एंड मैटर वर डिस्टिंक्ट एंड इटर्नल एंटिटीज and every individual had to work out his own salvation in the light of the eternal principles working human conduct। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए, भगवान को, अपनी आत्मा पर कंट्रोल पाने के लिए हमें साल्वेशन करना ज़रूरी है, उसके लिए हमें मेहनत करनी ज़रूरी है, तभी हमारा जो ह्यूमन गुड कंडक्ट जो है वो सामने निकल के आएगा। इन्होंने अटैक किया पॉपुलर बिलीफ के ऊपर, जो कि ये मानता था कि एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड गोट बैक फ्रॉम अ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नियति एंड कर्म, जो मतलब डीड्स होते हैं या फिर डेस्टिनी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा पूरा संसार है वो एक तरीके से बैटल फील्ड है, उसके अंदर हर किसी को मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ डीड्स, गुड राइट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। एंड ऐसा नहीं बनना है हमें कि नोट द पपेट कंट्रोल बाय द फेट, मतलब ये नहीं कि फेट ही हमें जो है वो कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है, तो मेहनत भी करनी उतनी ही ज़रूरी है। तो दयानंद का स्लोगन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बैक टू वेदास उन्होंने दिया था कि हमें रिवाइव करना है वैदिक लर्निंग को, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन को। ठीक है, और साथ ही साथ में पेट्रियोटिक एटीट्यूड भी हमें लेके सामने आना पड़ेगा नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको एक ही स्लाइड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख दी, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो जॉट डाउन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आर्य समाज के थे। ठीक है, तो मैं आपको ये वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, तो पहला था कि गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज का, गॉड जो है वो ट्रू नॉलेज का प्राइमरी सोर्स है। दूसरा,
जो गॉड है एज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमॉर्टल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड उसको हमें वर्शिप करना चाहिए। तो गॉड को ही सब कुछ माना है इसमें, ठीक है। और वेदास आर द बुक्स ऑफ द ट्रू नॉलेज, जैसे गॉड को ट्रू नॉलेज माना था वैसे इन्होंने वेदास को भी ट्रू नॉलेज माना है। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आर्य, ये जो आर्य समाज था, शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड अबैंडन अनट्रूथ, मतलब सच्चाई के रास्ते पे ही ये चलता था और सबको कहता था कि सच्चाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए। पांचवा, धर्म की ये बात करता है कि धर्म ड्यू टू द कंसिडरेशन राइट एंड रॉन्ग, ये सब कुछ हमें वहीं से पता चलता है कि हमारे एक्शंस कैसे हैं एंड वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज इज़ टू प्रमोट द वर्ड्स वेलबिंग इन द मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड द सोशल सेंस। तो किस किस चीज़ में जो है प्रमोट करना चाहिए वेलबींग को अपना जो है वर्क, तो मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस में। तो एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस, 7th पॉइंट में इन्होंने बात की जस्टिस एंड लव की, ठीक है। सबकी के साथ हमें जो है वो प्रेम से रहना चाहिए। उसके बाद 8th पॉइंट आपके पास आ जाता है कि इग्नोरेंस इज़ टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड, हमें जो हमारी इग्नोरेंस है उसको हटाना चाहिए, नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, नॉलेज को इंक्रीज एंड इग्नोरेंस को डिक्रीज। तो वंस ऑन प्रोग्रेस शुड डिपेंड अपॉन द अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स, अगर दूसरे ऊंचाई पे चढ़ेंगे साथ ही साथ हम भी जो है हमारी भी अपलिफ्टमेंट, हमारी भी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। और 10th पॉइंट में इन्होंने बताया कि सोशल वेलबींग जो है मैनकाइंड का, वही हमारा जो है मेन इंडिविजुअल का वो काम होना चाहिए। तो सोशल सर्विस इन्होंने ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। तो आर्य समाज के जो सोशल आइडियाज़ थे वो कंप्राइज थे among others the fatherhood of God, brotherhood of man, equality of all sexes, absolute justice, fair play between the man and nation and the nation। एंड दयानंद ने अदर रिफॉर्मर्स के साथ मिलके भी ये काम को काफ़ी आगे तक पहुंचाया। एंड उन जो मतलब जिन लोगों ने इनके साथ काम किया उनके भी आपको नाम पता होने चाहिए। तो केशव चंद्र सेन, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सोशल इविल्स को हटाने के लिए काम किया था, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर, रानाडे हो गए, आपके देशमुख हो गए, इन सब के साथ मिलके इन्होंने काम किया था। तो वर्क ऑफ स्वामी जी आफ्टर डेथ, मतलब अब जब स्वामी दयानंद सरस्वती की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनके जो काम थे उनको आगे कौन लेके गया, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, ठीक है, लाला लाजपत राय, स्वामी शरदानंद, ठीक है। इन सब का योगदान इनकी डेथ के बाद जो है वो आगे काफ़ी आगे तक आर्य समाज को लेके गए, ठीक है। आर्य समाज जो था वो एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस देता था, किसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता था हिंदूज को, ठीक है। हु हेल्प टू अंडरमाइन द मिथ ऑफ द सुप्रियरिटी ऑफ द वाइट्स एंड द वेस्टर्न कल्चर, जो ये कहता था कि हिंदू कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो भी वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड वो ये कहते थे, जैसे ब्रिटिशर कहते थे ना हम सुपीरियर हैं, तो ये आर्य समाज एक तरह से हिंदूज़ को ये कहता था कि ऐसी बात नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। इन इट्स zeal टू प्रोटेक्ट हिंदू सोसाइटी फ्रॉम ऑल onslaught ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, द समाज स्टार्टेड द शुद्धि प्योरिफिकेशन, जिसको बोला जाता है शुद्धि मूवमेंट, भी यही समाज जो है वो स्टार्ट करा है। तो ये भी पूछा जा सकता है शुद्धि मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो आर्य समाज से प्योरिफिकेशन की जो बात करता है, जो कहता है कि जो हिंदूज़ जो हैं वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो अब वो वापस से हिंदूज़ बन सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं अपने रिलीजन को, वापस से अपने रिलीजन में आ सकते हैं। दिस लेड टू इंक्रीजिंग द कम्युनलाइजेशन ऑफ द सोशल लाइफ ड्यूरिंग 1920s एंड लेटर स्नोबॉल्ड इनटू द कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये सारा जो भी हमने अभी पढ़ा ये दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज के बारे में था। अब हम आगे चलते हैं एंड बात करते हैं सेवा सदन की। तो ये भी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से सुनेगा। तो एक पारसी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, बेरम जी एम मालाबारी,
ठीक है। इन्होंने सेवा सदन जो है वो फाउंड किया था 1885 के अंदर, और इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, वुमेन्स के ऊपर जो कि एक्सप्लॉइट होती थी, जिनको घर से निकाल दिया जाता था या फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता था सोसाइटी से, ठीक है। उन्होंने इनकी एजुकेशन को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, वेलफेयर जो है इनके वेलफेयर सर्विसेज के लिए काम किया। तो सेवा सदन अगर आ जाए तो आपको नहीं भूलना है मैडम जी एम मालाबारी के बारे में। 1885 में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। अब हम बात करते हैं देवा समाज की। तो ये सेवा देवा, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये किस किस ने फॉर्म की हैं, तो ध्यान रखिएगा किस किस ने किया है। तो जो देवा समाज था वो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, इन्होंने लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर के अंदर 1887 में, मतलब ये 2 साल बाद इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। इटर्निटी ऑफ सोल एंड सुप्रीमेसी ऑफ द गुरुज एंड द नीड फॉर द गुड एक्शन के ऊपर इन्होंने बात की। आइडियल सोशल बिहेवियर होना चाहिए एंड हमें ब्राइब नहीं लेनी है, इन्होंने इस चीज़ पे फोकस दिया, ब्राइब नहीं लेनी। इंटॉक्सिकेंट्स जो है, मतलब शराब वगैरह हो गई, वो भी हमें नहीं लेना है। नॉन वेजिटेरियन, इन सब का खंडन करना है, मतलब कि हमें सिर्फ वेजिटेरियन होना चाहिए। कीपिंग अवे फ्रॉम द वायलेंट एक्शंस, ठीक है, वायलेंट एक्शंस हमें परफॉर्म नहीं करने हैं। इन सब पे इन्होंने बात की है। इनकी जो टीचिंग थी वो एक बुक के अंदर फिर बाद में लिखी गई, जो उसका नाम था देवा शास्त्र। तो ये भी ध्यान रखना है, देवा शास्त्र बुक के नाम से भी आ सकता है कि किसने लिखी या किसकी थी, ठीक है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री की, जिन्होंने देवा समाज जो है वो भी इस्टेब्लिश किया था लाहौर के अंदर 1887 में। अब हम इसको रब कर देते हैं, बात करते हैं साथ ही साथ में धर्म सभा की। तो ये जो है 1830 में फाउंड किया था राधा कांत देव ने, ठीक है। एंड ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की बात करते हैं, उसे प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स जो हमारी सोसाइटी थी उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये जैसे सती जैसे इविल्स थे ना, उसको कंडेम्ड करते हैं, एबोल्यूट करने की बात करते हैं, इसको अपोज करते हैं, ठीक है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे जैसे कि ये बात की ना कि ऑर्थोडॉक्स ये सोसाइटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो सती था ना, ये बाकी सारे तो इसको अपोज कर रहे थे, लेकिन ये अपोज करते थे कि एवोल्यूशन ऑफ सती जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अपोज करते थे कि सती सिस्टम जो है वो हमें वैसे ही लेके चलना चाहिए, ठीक। मतलब ये हमें वैसे ही लेके चलना चाहिए क्योंकि ऑर्थोडॉक्स को ये सपोर्ट करते थे, ठीक। सोशल रिलीजन मैटर्स में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा कि हमें ये पहले जैसे ही करने चाहिए, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को ये बोला कि ये देनी चाहिए, इवन गर्ल्स को भी ये देनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्ररी सा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं भारत धर्म महामंडला की, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो थी ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज़ की, वो एक तरह से सामने आते हैं एंड अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, आर्य समाजिस्ट्स के और थियोसॉफिस्ट्स के और रामा कृष्ण मिशन, ठीक है। तो एक ये संगठन सामने आता है जो इन तीनों जो ये आर्य समाजिस्ट थे, थियोसॉफिस्ट थे, रामकृष्ण मिशन, इनके ये अपोज में, अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू डिफेंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वर द, एक और जो सामने आता है वो होता है सनातन धर्म सभा, जो कब फॉर्म होता है 1895 के अंदर। एंड धर्म महापरिषद, ये साउथ इंडिया में होता है, ठीक है, धर्म महापरिषद। तो ये कहाँ था, ये साउथ के अंदर था। और एक बंगाल के अंदर भी होता है, जो होता है धर्म महामंडली, ये कहाँ पे, बंगाल के अंदर, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सारी कंबाइंड हो जाती है 1902 के अंदर 2 में, और सारी एक ही बन जाती हैं, जो होती है भारत धर्म महामंडला, ठीक है। तो ये तीनों, अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे, भारत
भारत धर्म महामंडला में कौन कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशन थी? तो ये संतनानंद धर्म सभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली, जो कि बंगाल में थी। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर था, ये वाली जो 1902 में सारी ये एक बन जाती हैं, इसका हेड क्वार्टर आपका बनता है वाराणसी में। वाराणसी में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इंट्रोड्यूस करती है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ओपन करती है हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें हिंदू ट्रेडिशन कल्चर के रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसमें मदन मोहन मालवीय जो थे वो प्रोमिनेंट फिगर के रूप में सामने आते हैं इस मूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राधा स्वामी मूवमेंट की, एंड यहाँ से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिएगा, एंड आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू।